लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए ये डायलॉग उनके साथ हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहा है, क्योंकि आज की परिस्थिति में गांधी जी के जीवन, उनके विचारों से किस तरह हम कुछ मायना ढूंढ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं, तो उसमें ये बहुत सहायक हो रहेगा। तो उस दृष्टि से मेरा अगला प्रश्न ये है कि खादी और चरखे के पीछे बापू की क्या विचारधारा निहित थी और उसकी आज के समय में क्या सार्थकता है? ये एक आर्थिक सवाल है जिसको हम लोगों ने उस तरह से समझा नहीं जिस तरह से समझने की ज़रूरत थी। आर्थिक आधार समाज का क्या है और कैसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है समाज का, इसका सबसे गहन अध्ययन कार्ल मार्क्स ने किया और उसने एक दर्शन बना करके हमारे सामने रखा। कैपिटल नाम की उसकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब है जिसमें से सारा साम्यवादी दर्शन बना है। तो कहता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन के जो साधन हैं वो क्या हैं और किसके हाथ में हैं, इस पर से ही तय होता है कि समाज कैसा रहेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है एंड हु इज़ कंट्रोलिंग दैट मोड, उत्पादन के उन साधनों को कौन नियंत्रित करता है। इसलिए उसने पूंजी के रोल के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक प्राइवेट कैपिटलिज्म ख़त्म नहीं करेंगे तब तक समाज की स्वतंत्रता संभव नहीं है, समाज का शोषण रुके ये संभव नहीं है। हैव्स एंड हैव्स नॉट्स का की एक अवधारणा उसने हमारे सामने रखी और तब उसने ये निकाला उसमें से एक रास्ता कि पूंजी की प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करके अगर पूंजी की स्टेट ओनरशिप बना दी जाए, स्टेट के हाथ में पूंजी रहे, तो इसका जो शोषण है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो हमारा जो सारा साम्यवादी जगत है, सोवियत रूस से लेकर के और बाकी सारे देशों में, उसमें ये प्रयोग हुआ कि अगर स्टेट ओनरशिप हो कैपिटल की, पूंजी की, तो शायद शोषण रोका जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि वो प्रयोग बहुत दूर तक चला नहीं, क्योंकि जो सोचने में कहीं भूल हुई मार्क्स की वो ये हुई कि उसने ये नहीं समझा कि स्टेट को अगर कैपिटल का ओनर बना दें तो स्टेट भी तो लोगों के द्वारा ही बना हुआ है, वो तो कोई मशीन नहीं है, वो भी आदमी ही संचालित करता है। अगर आदमी में पूंजी को लेकर कोई कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी स्टेट में भी होगी। इसीलिए पूंजी साम्यवाद का जो प्रयोग है वो एक जगह पर आकर रुक गया और यूगोस्लाविया के जो कम्युनिस्ट आंदोलन के कुछ चुने हुए लोग थे, उसमें एक मिलोवान जिलास नाम का आदमी था जो साम्यवादी क्रांति का मुख्य व्यक्ति था। उसने क्रांति के बाद एक नई किताब ही लिखी जिसका नाम उसने रखा द न्यू क्लास। यानी उसने कहने की ये कोशिश की कि क्रांति के बाद इस क्रांति के पेट में से एक नया क्लास पैदा हो गया है जिसने सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में इकट्ठा कर लिए हैं। तो हम जो ये चाह रहे थे कि व्यक्ति के हाथ से रिसोर्सेज निकल जाने चाहिए, कैपिटल निकलना चाहिए, वो कैपिटल अब हम लोगों के हाथ में आकर एकत्रित हो गया है, ये लोगों तक तो पहुंचता नहीं है। ये समस्या है हमारे लिए नहीं, दुनिया भर के लिए, कि हाउ टू कंटेन दिस रोल ऑफ कैपिटल इन सोशल लाइफ एज वेल एज इन इंडिविजुअल लाइफ। गांधी जी ने इसका एक जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये पूंजी को विकेंद्रित कर देने से या पूंजी को कुछ लोगों के हाथ में दे देने से ये रास्ता निकलता नहीं है। उन्होंने भी मार्क्स के ही विश्लेषण को पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, तो उत्पादन के साधनों को जितना तुम डिसेंट्रलाइज कर दोगे, जितना विकेंद्रित कर दोगे, शोषण की गुंजाइश उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि पूंजी जो है इसका नेचर है कि एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होने लगती है, और जब इकट्ठी होने लगती हैं तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर आती हैं। इसीलिए आज बार बार ये आंकड़ा दिया जाता है कि भाई दुनिया में 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 80% दौलत है।
यानी एक्यूमुलेट होकर उतने ही लोगों तक पहुंच गई है। ये कैरेक्टर है पूंजी का। इस कैरेक्टर को कैसे तोड़ा जाए? तो गांधी जी ने कहा कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको इतना विकेंद्रित कर दो कि एक्यूमुलेशन की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तो खादी और चरखा और ग्रामोद्योग, ये सब जितनी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने बहुत गलत तरीके से समझा, दरअसल में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो उत्पादन के साधनों को विकेंद्रित करना चाहते थे। चरखा एक छोटा सा औजार है। गांधी जी ने कहा भी है कि चरखा मेरी खोज नहीं है, मेरे होने से पहले से चरखा है और मेरे बाद भी चरखा रहेगा। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया कि चरखे में एक नया मतलब भर दिया, एक नया अर्थ भर दिया। वो अर्थ निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी मशीन है। मतलब क्या था ये कि ये पूंजी को विकेंद्रित करने का एक जरिया बनाया उन्होंने चरखे को, कि एक ऐसी छोटी सी मशीन जिससे उत्पादन हो सकता है और वो उत्पादन एक एक आदमी के हाथ में अगर बांट दिया जाए, करोड़ों लोग चरखा चलाते हों, तो करोड़ों लोगों को नियंत्रित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसी तरह से खादी है जो उस चरखे में से निकला हुआ कपड़ा है। तो अगर हर गांव, हर आदमी अपनी ज़रूरत का कपड़ा बनाने लगे और हर गांव अपना कपड़ा खुद तैयार करने लगे, ग्रामोद्योग के द्वारा उन्होंने कहा कि अपनी ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों का उत्पादन गाँव में होने लगे, तो तुम आज जो एक बड़ा कॉरपोरेट देखते हो और तब रोते हो कि भाई इस कॉरपोरेट के हाथ में इतनी ताकत चली गई है कि वो हमारे रोज़ दिन का जीवन जो है उसको भी गाइड करने लगा है, उसको भी नियंत्रित करने लगा है। तो रोने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम खुद अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा नहीं करते हो। अगर अपनी ज़रूरत की चीज़ें विकेंद्रित तरीके से गांव-गांव में पैदा होने लगें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जब वो दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ जाकर के वो मिल मज़दूरों के बीच में रहे, लंकाशायर में, और आग्रह करके उन्होंने अपने रहने की जगह चुनी, क्योंकि इंग्लैंड सरकार तो उनको लंदन में कहीं रखना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो उन्हीं के बीच में रहूँगा। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि हमारे गांधी जी के खादी आंदोलन के कारण लंकाशायर की मिलें बंद हो गई थी, वहाँ बेरोज़गारी फैल गई थी। तो जो नाराज़ बेरोज़गार मज़दूर हैं भारत के कारण, उन्हीं के बीच में जाकर गांधी जी रहें, ये सिक्योरिटी इशू था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा। और उसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा अभी नहीं करता हूँ। मज़दूरों के साथ उनका जीवन बहुत ही घुला मिला रहा वहाँ। लेकिन वहाँ जो उन्होंने बात कही मज़दूरों को, यही कही कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपका रोज़गार छीनने की हमारी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपकी तरह के ही करोड़ों मज़दूर भारत में भी हैं जिनका रोज़गार आपने छीन लिया है। तो ऐसी दुनिया क्यों बनाते हो जिसमें एक दूसरे की छीन करके ही हम जी सकते हैं? उन्होंने कहा कि तुम लोग भी अपने देश से ये मांग करो, अपनी सरकार से ये मांग करो, उस पर दबाव डालो कि ऐसी लाइफ स्टाइल हम नहीं चाहते हैं जो भारत के मज़दूरों के शोषण के बगैर चल नहीं सकती है। तो खादी ग्रामोद्योग का ये पूरा जो तंत्र गांधी जी ने विकसित करने की कोशिश की, उसके पीछे उस जवाब को ढूंढने की कोशिश थी जिस जवाब को मार्क्स ने खोजा तो था लेकिन वो फेल हुआ। उसको एक नए तरीके से उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की, जिसको भी समझने में हम फेल हुए। आप ये पूछ रहे हैं कि आज उसकी क्या सार्थकता है, तो आज तो उससे भी बड़ा संकट दुनिया में खड़ा हुआ है कि सारी दुनिया की संपत्ति कुछ 5% लोगों के हाथ में सिमटती चली जा रही है और बाकी सारी दुनिया के सामने जीने का, बेरोज़गारी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो अगर इसमें से निकलने का कोई रास्ता है और किसी को लगता है कि इसमें से निकलना ज़रूरी है क्योंकि ये डीह्यूमन कंडीशन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो मनुष्य मनुष्यता से हीन स्थिति में रहे, ये जिसको बुरा लगता हो, जिसको चैलेंज लगता हो, उसको अगर रास्ता ढूंढना हो तो उसको भी यही खादी ग्रामोद्योग का रास्ता मिलेगा। इसको डिसेंट्रलाइज करो, हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए। तो ऑटोमेशन जो हो रहा है, अब तो एआई आ गया है, वो तो और भी ज़्यादा इसको ऑटोमेटिक बना रहा है। तो आदमी जो है वो मशीनों के हाथ का एक खिलौना बन जाए, ये गांधी जी उस समय भी उसका विरोध कर रहे थे। उसका एक सिंबल चरखा था। आज भी इसका विरोध होना चाहिए और आज भी जब भी हम इसका विरोध करेंगे तो कोई न कोई ऐसा ही सिंबल हमारे हाथ में आएगा जो सब लोगों के हाथ में पहुंचाया जा सके, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो कि हर कोई उसको कंट्रोल कर सके, उसकी मास्टरी कर सके।
उसके लिए दर्शन आज भी उतना ही आवश्यक है जितना उस समय था। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार प्रशांत जी।